हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आप सब ये कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखे हुए होंगे। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी एंड लेट्स dive into the world of science with a lots of curiosity. आपका जो साइंस की टेक्स्ट बुक का टाइटल है वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है चेतना, यानी कि आपकी कुछ चीज़ को जानने की जिज्ञासा कि ये ऐसा है तो क्यों है। हम अपने आसपास के वर्ल्ड को नोटिस करते हैं, वो कितना ब्यूटीफुल है। जैसे कि अगर आप बारिश में बाहर निकलेंगे तो बहुत बार आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है, आपको सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं बाहर गार्डन में, अलग अलग कलर्स के। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो छूने से बंद हो जाते हैं, जिन्हें छुई मुई कहते हैं। कुछ फूल होते हैं जो सनफ्लावर जैसे सन को देख के खिल जाते हैं। तो यही आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि कितना सुंदर है, लेकिन ये सब जो फिनोमिनन हो रहे हैं ये ऐसे क्यों हो रहे हैं। बच्चों, यही है आपकी क्यूरियोसिटी, और आपका जो साइंस करिकुलम है वो आपको प्रोत्साहित करता है और ज़्यादा क्यूरियस होने के लिए। सो विद दिस कोर्स लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, एंड आई रियली होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और पूरी क्यूरियोसिटी के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने वर्ल्ड ऑफ साइंस की शुरुआत करते हैं। लेट्स टेक अ लीप टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ साइंस विद अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी इन आवरसेल्व्स। तो बच्चों, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ वे टू आंसर द deepest foundational questions there in the universe. Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर इंद्रधनुष निकलता है वो कितना सुंदर है, उसमें 7 कलर हमें नज़र आते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हमें वो सब नज़र आते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो हमें पूछने पर मजबूर कर देती है कि अरे ये कैसे हो रहा है। यही है हमारी क्यूरियोसिटी, और इस क्यूरियोसिटी इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए जो टूल हमारे पास है वो है साइंस। साइंस इज़ बेसिकली आपकी एक थिंकिंग को दिखाता है, जो आपके ऑब्जर्वेशन और चीज़ों को किस तरीके से अप्रोच करना है, हाउ यू आर गोइंग टू डू द थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। सो दिस इज़ योर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ साइंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। वी आस्क क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। फॉर दिस the most important thing is to have curiosity. क्यूरियोसिटी का होना बच्चों बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। आप ये मत समझिए कि कोई भी क्वेश्चन सिली है या कैसा है, क्योंकि कोई भी आपका जो प्रश्न होता है वो सिली नहीं होता है, और हमारा हर एक क्वेश्चन हमें ट्रुथ के पास लेकर के आता है। जैसे मैं आपको इसी के लिए एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमारे वर्ल्ड में जो भी सबसे बड़े आज तक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि आपने स्टोरी सुनी होगी कि सर आइजैक न्यूटन, वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सिर के ऊपर एप्पल गिरा, एंड ही आस्क्ड ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। आई मीन ऑन द सरफेस इट माइट लुक लाइक कि ये कैसा बेकार क्वेश्चन है, बट नहीं बच्चों, यही मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन नहीं होता है। इससे हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम मिला, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। हमें समझ में आया कि जो पृथ्वी है वो हमें अपनी तरफ खींच रही है, और जो 2 मासेस हैं, 2 अलग अलग, जिनके अंदर भी मास है, जिनके अंदर भी भार है, 2 ऐसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बल से। ऐसे ही हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम किसने नहीं सुना होगा। उन्होंने एक फाउंडेशनल क्वेश्चन पूछा कि क्या हम बिजली की रफ्तार से भी तेज चल सकते हैं कि नहीं। उससे हमें मिली हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं होता है। कीप योर क्यूरियोसिटी अलाइव एंड कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस। आई विल स्ट्रांगली एनकरेज यू टू आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछना ही एक जरिया है जो हमें सच के करीब लेकर जा सकता है। और हमें सच के करीब ले जाने में क्या हमारी हेल्प करती है? साइंस। तो चलिए, you know what, the most wonderful thing about science is that it is everywhere. साइंस आपकी हर जगह है। जैसे कि मैंने कहा कि इंद्रधनुष से लेके हमारे फ्लावर्स में, हमारी किचन में खाना बन रहा है, किचन से लेके प्लेग्राउंड में जो बच्चे कूद रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़,
तो साइंस हमारी हर जगह है, सिर्फ यहाँ ही क्यों, हमारे आउटर स्पेस में। अगर हम अर्थ के बियॉन्ड देखेंगे तो हमारे दूसरे ग्रह हैं, मंगल ग्रह है, हमारा चांद है, दूसरे तारे हैं। तो साइंस इज़ एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, बिल्कुल हमारे जो समुंदर है उनके तले से लेके, उनकी डेप्थ से लेकर के टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। तो साइंस आपको हर जगह देखने को मिलती है। साइंस इज़ लाइक अ जायंट अनएंडिंग जिक्सो पजल, every new discovery we make adds on to the another piece of that puzzle. So यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। जब हम हमारे जो एंसेस्टर्स हैं पुराने टाइम में, वो लोग सोचा करते थे कि शायद जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ, वो स्टिल है, वो एक ही जगह है, और जो सूरज और बाकी के चांद तारे हैं वो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया, और हमने बहुत कीन ऑब्जर्वेशन की कि नहीं, एक्चुअली हम सब पृथ्वी और जो दूसरे ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, हम सब सन के अराउंड घूम रहे हैं एक्चुअली। तो हमारी जो वर्ल्ड को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती जाती है। हमें कोई भी पुरानी चीज़ों के साथ बायस नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है। वी शुड बी ओपन टू द आइडियाज़ एंड वी शुड एक्सप्लोर द ट्रुथ। हमें ट्रुथ को अप्रोच करना चाहिए साइंस के थ्रू। तो साइंस एक क्या है, एक तरीके का, बच्चों जैसे आपने बचपन में खेला होगा कि जिग्सॉ पजल्स होते हैं, एक पजल दूसरे पजल पीस के अंदर अच्छे से फिट हो जाता है एंड यू कंप्लीट द जिग्सॉ पजल। साइंस कुछ इसी तरीके से है। हमारी वर्ल्ड की जो नॉलेज है वो अलग अलग टुकड़ों में बिखरी हुई है, लेकिन साइंस हमें एक वे देती है जिससे हम उन टुकड़ों को समेट कर एक कंक्रीट पिक्चर बना सकें। तो साइंस इज़ लाइक अ जायंट अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। एवरी न्यू डिस्कवरी, हर एक नई जो हमारी डिस्कवरी होती है वो हमारे अनदर पीस ऑफ पजल में ऐड करती है एंड इट इम्प्रूव्स our current understanding of the universe. And you know, the best thing about this is puzzle that there is no limit we can discover. हम बड़ी से बड़ी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, बड़े से बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि आप 1000 चीज़ें पूछ सकते हैं, ये ऐसे ही कुछ सवाल हैं कि वाई डे एंड नाइट, दिन और रात होते ही क्यों है। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो उसी की वजह से जो है हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। क्योंकि जब वो घूमती है तो एक बारी वो सूर्य की तरफ होती है और एक बारी सूर्य से दूर होती है। जब वो सूर्य की तरफ होती है तब दिन होता है, और जब वो घूम जाती है तो रात हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे दिन और रात बनते हैं। हम पूछ सकते हैं कि तारे चमकते क्यों हैं, एंड इन फैक्ट व्हाई डू दे ट्विंकल, फॉरगेट अबाउट शाइनिंग, व्हाई डू दे ट्विंकल एट ऑल। तो ये भी एक क्वेश्चन है और इसका भी साइंस हमें आंसर देती है। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक फूल को कैसे पता होता है कि उसको कब ओपन होना है या कब ब्लूम होना है। अगर आप में से कुछ लोग होंगे जिनको बारिश बहुत पसंद होगी, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे शायद हो सकता है जिनको बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं कि बारिश होती क्यों है। या जिसको बहुत अच्छी लगती है तो वो कहते होंगे बारिश हमेशा क्यों नहीं होती रहती है, वाई डजंट रेन मोर ऑफन। तो ये भी एक बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है बच्चों। तो आप ये भी पूछ सकते हैं, एंड वी हैव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एंड साइंस हेल्प अस आंसर टू दीज क्वेश्चंस। हम खाना क्यों खाते हैं बच्चों, और आपने देखा होगा कि हमारी जो मम्मी लोग होती हैं, हमारी दादी लोग होती हैं, वो हमेशा कहती रहती है नहीं बेटा आपको दूध पीना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको ये खाना है, आपको वो खाना है। तो वो लोग खाने को लेके इतने कॉन्शियस क्यों हैं, और क्यों हमें खाने में, अपनी डाइट में अलग अलग कंपोनेंट्स इंक्लूड करने होते हैं। क्यों दूध इतना ज़रूरी है, क्यों फ्रूट्स इतने ज़रूरी हैं खाने के लिए। भले ही हमें खाने का मन नहीं है, वी वॉन्ट टू ईट मैगी, वी वॉन्ट टू ईट पोटैटो चिप्स, बट दीज आर जस्ट नॉट सिंपली हेल्दी, और वो हमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं। सो वी नीड न्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अपनी बॉडी को ठीक से चलाने के लिए और बीमारियों से बचे रहने के लिए हम खाना खाते हैं। खाना हमें ताकत देता है, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क। और क्यों हमें
दूध और फलों को अपने डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है, जैसा कि मम्मी लोग कहते हैं, लेकिन हमें तो जंक फूड ही पसंद है ना। ठीक है, आप कभी कभी खा सकते हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ यू नीड टू इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके अलावा बच्चों, आपने देखा होगा कि जब बहुत सर्दियाँ होती हैं तो आपको गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, तो हमारी बॉडी में हम टेम्परेचर को फील कर सकते हैं। तो हम उस टेम्परेचर को कैसे फील करते हैं और कैसे मेजर करते हैं, हम ये भी जानेंगे। इसके ही साथ अगर हम कहें, हम वी आर एनिमल्स, ह्यूमंस आर मैमल्स, हम लोग स्तनधारी जीव हैं, वी आर mammals, we come into the category of mammals. So हम ये पूछ सकते हैं कि क्या हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो जीवित हैं? हम तो जीवित हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, उन्हें महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, हमारी तरह मूव नहीं करते हैं। क्या वो जीवित है या नहीं है? दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. वी विल आस्क दिस क्वेश्चन एंड वी विल learn about the characteristics of living beings in this course, in this journey of our science. तो चलिए, हमने जो बात करी कि साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है आपके सच के करीब जाने की, टू अनकवर द ट्रुथ ऑफ द और द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. सो बेसिकली जो हमारे साइंटिस्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ज़माने में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ये सोचा करते थे कि हमारी पृथ्वी स्थिर है और सूर्य और बाकी के ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस थ्योरी को चैलेंज किया और हमें धीरे धीरे ये चीज़ पता चली, हम लोग इस कंसेंसस पे आए कि नहीं, वी वर थिंकिंग अबाउट इट ऑल रॉन्ग. एक्चुअली पृथ्वी और बाकी के सब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. तो बच्चों, साइंस जो है वो ऐसा नहीं है, वो जादू की तरह नहीं है कि कहीं से भी हैपहेजर्डली वो अपीयर हो गई है. इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. चलिए हम जानते हैं कि हम साइंटिफिक मेथड किसको बोलेंगे. यहाँ पर कोई भी हम साइंस में डिस्कवरी करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं बेसिकली क्या होता है. सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग or we do not understand. So the step number 1 is your keen observation, and then this makes us wonder about what it is about and perhaps think of a question. This is basically your curiosity. We become curious about that thing and we start to ask questions. So the step 2 is to ask questions. अब हमने क्वेश्चन पूछा है तो हम उसके बारे में अलग अलग कयास लगाएंगे, अलग अलग गेसेस करेंगे कि अच्छा ये चीज़ हो सकता है इस वजह से हो रही हो. देन नंबर 3, वी मेक अ रीजनेबल गेस और अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. उसके बाद हम जो हमने गेस किया उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. नंबर 4 इज़ टू टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस. जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो थ्योरी थी द अर्थ सेंट्रिक यूनिवर्स, कि यूनिवर्स जो है वो अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है. देन हमें पता चला कि नहीं, सन इज़ अ सेंटर ऑल्सो दैट नॉट ऑफ द यूनिवर्स बट द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है. तो हम यही करते हैं कि हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम और ऑब्जर्वेशंस और भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो करंट अंडरस्टैंडिंग है उससे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर पा रही है. फिर हम क्या करते हैं, देन वी ट्राई टू, द स्टेप 5 इज टू एनालाइज द रिजल्ट एंड टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्स आवर क्वेश्चन. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पर ये पेन है और ये काम करना बंद कर देता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, पेन स्टॉप्ड वर्किंग. पेन ने काम करना बंद कर दिया. ये हुई हमारी एक तरीके की ऑब्जर्वेशन. अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा, इसने काम करना बंद क्यों कर दिया. ये हुई मेरी क्यूरियोसिटी जिससे मैंने क्वेश्चन पूछा. अब मैंने यहाँ पर क्या किया, उसके बाद गेस लगाना शुरू किया. लेट्स गेस. माय फर्स्ट गेस इज द टिप इज ब्रोकन. टिप
ब्रोकन, उसकी जो टिप है वो टूट गई है, ये मेरा पहला गैस है। दूसरा मेरा गैस है कि उसकी इंक खत्म हो गई है, इंक वैनिश्ड। और तीसरा मेरा गैस है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी इंक है वो ड्राई आउट हो गई, सूख गई। तो मैंने क्या किया, एक सर्टेन सेट ऑफ यहाँ पर गैस किए। अब इसको मैं वेरीफाई करने के लिए क्या करूँगी, इस पेन को खोलूँगी और उसका रिफिल चेक करूँगी। या सबसे पहले तो मैं इसकी टिप को ही देखूँगी कि वो टूटी हुई है या नहीं टूटी हुई है। तो मैंने इसकी पहले टिप को देखा, नहीं ये तो एकदम ठीक है, ये टूटी नहीं है। सो दैट मीन माई फर्स्ट गैस वॉज रॉन्ग, टिप इज़ नॉट ब्रोकन। उसके बाद मैंने पेन को खोल कर देखा और देखा कि इसके अंदर तो इंक भी दिखाई दे रही है, तो मेरा सेकेंड गैस भी गलत है। फिर इंक दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी पेन नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि इंक सूख चुकी है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने धीरे धीरे अपने जो भी गैसेस थे उनको एनालाइज करना शुरू किया और मैं सही निष्कर्ष पे, सही कंक्लूजन पे पहुँच गई कि एक्चुअली जो मेरा पेन है वो इसलिए नहीं चल रहा है कि उसकी जो इंक है वो सूख चुकी है। तो ये एक तरीके से आपका एक साइंटिफिक मेथड हो गया कि आप एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम को साइंटिफिकली कैसे अप्रोच करते हैं। सो यू शुड नो दैट दिस इज कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड। सो देयर इज अ सेइंग that in order to be a wise person, you must be a wise person. You must ask, why is it so? Why this is happening? So I hope आपको समझ में आया होगा कि साइंटिफिक मेथड हम यहाँ पर किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि हम अपनी इस वंडरफुल जर्नी में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को उठाकर देखेंगे, उसके फर्स्ट पेज पर ही आपको ये कंटेंट्स नज़र आएंगे कि हम इस बुक में क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेरा जो इरादा है वो आपको घबराने का नहीं है कि आप डू नॉट गेट टू मच इनटू थिंकिंग कि बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, बट दैट्स ओके, दिस इज़ व्हाट साइंस इज़, राइट। हम धीरे धीरे उन चीज़ों को जानेंगे और सीखेंगे और उन्हें अप्रोच करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्या क्या करिकुलम है। चैप्टर 1 जो कि हम अभी देख रहे हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। देन हम देखेंगे कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी मिलती है, हमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं, जानवर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसमें कितनी डाइवर्सिटी है। यहाँ पर एक फोटो है जिसमें कुछ बच्चे अपने टीचर्स के साथ एक गार्डन में विजिट के लिए निकले हैं और वो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं इतनी सारी चीज़ों को देखकर, इतने सुंदर सुंदर फूलों को देखकर, इतनी सुंदर तितलियों को देखकर। वो लोग अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि बटरफ्लाइज में कलर कैसे होता है, वो इतनी कलरफुल कैसे होती हैं, क्यों होता है, तो और फ्लावर्स में कलर क्यों होता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, इट्स वेरी इंटुइटिव टू आंसर दिस क्वेश्चन। फ्लावर्स में बेसिकली जो कलर होता है वो बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स वहाँ क्यों जाते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, रस होता है, नेक्टार होता है, जो कि उनका फूड होता है, वो उसको लेने के लिए जाते हैं। फ्लावर खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं, ताकि वो उनको अट्रैक्ट कर सकें। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप हर चीज़ को समझ सकते हैं क्वेश्चन पूछ के। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके अंदर क्यूरियोसिटी का होना। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू बी अ कीन ऑब्जर्वर। आप चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व कीजिए। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आस्क क्वेश्चंस। और सिर्फ क्वेश्चंस को पूछिए ही मत, यू कैन गो वन स्टेप अहेड एंड यू मेक अ सूटेबल गेस। आप उन क्वेश्चंस को अपने आप से आंसर करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि हमने पेन वाले एग्जाम्पल में देखा। तो बच्चों, साइंस बहुत ही खूबसूरत है। लेट्स कम बैक टू आवर ब्यूटिफुल फोटोग्राफ्स। सो हियर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने गार्डन को और वो उसकी सुंदरता को निहार रहे हैं कि वहाँ पे कितनी अलग अलग तरीके की विविध प्रकार की चीज़ें हैं। वहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, वहाँ पे फ्लावर्स हैं, वहाँ पे मंकीज़ हैं, वहाँ पे पीकॉक्स हैं, वहाँ पे बर्ड्स हैं। तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप पॉन्ड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको
ये बर्ड्स और मंकीज, पिकॉक्स, ये सब नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको क्या नज़र आने लगेगा? काई नज़र आएगी, जो कि तालाबों के ऊपरी सरफेस पर जमी हुई होती है। आपको मछलियाँ नज़र आएंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ, जिनका बॉडी का शेप काफ़ी अलग होता है, इस तरीके का होता है। इसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि मछलियों का जो शेप होता है, बॉडी शेप होता है, वो ऐसा क्यों होता है। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, व्हाई डू दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। और हम देखेंगे बच्चों की यहाँ पर अलग अलग तरीके के कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि पानी के अंदर जिंदा है, जैसे कि मछलियाँ, और मेंढक है। मेंढक पानी में भी जिंदा रह सकता है और ज़मीन पर भी जिंदा रह सकता है। तो आप देखिए यहीं पर अलग अलग तरीके के सिस्टम में ही कितनी विविधता है, यानी कि लैंड में विविधता है, पानी में जानवरों की विविधता है। और अगर हम रात में देखते हैं, रात में हमें बहुत सारे तारे चमकते हुए, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी एक तरीके की डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। So the living world is full with diversity and we should understand it and we should appreciate it. तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर 3 है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी मम्मी लोग बहुत चिंता में रहते हैं कि नहीं नहीं, बच्चों को दूध पीना है, बच्चों को फ्रूट्स तो खाने ही पड़ेंगे, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें खाते वक्त माइंडफुल होना पड़ेगा? और दिस इज़ अ पाथ टू आवर हेल्दी बॉडी। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और निरोगी काया हमारी रहे, हमें कोई बीमारियां ना हो, वी वुड हैव टू बी एक्सट्रीमली माइंडफुल अबाउट व्हाट वी पुट इनटू आवर सिस्टम, व्हाट वी ईट। देन उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। एक सेकेंड, इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगी। हियर, यहाँ देखिए, यहाँ पर अलग अलग फूड के कंपोनेंट दिखाए हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो लिखी ही नहीं हुई है जो हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, दैट इज़ जंक फूड, मैगी एंड चिप्स। दैट इज़ नॉट हियर, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर लिख देती हूँ। लेकिन इस सबसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रेगुलरली फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। पपाया खाना चाहिए, हमें सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा हुआ कीवी, हमारा लेमन हुआ, और गुआवा हुआ, ऑरेंज हुआ, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। चिलीज़ भी बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। और हमें क्या खाना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी मिल्क के डेयरी हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स गिव्स अस प्रोटीन। हम ये सब आराम से और विस्तार से पढ़ेंगे कि खाने की अलग अलग चीज़ों में क्या अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसीलिए हमें क्या होता है कि खाने में अलग अलग चीज़ों का मिक्स लेकर के चलना बहुत ज़रूरी होता है। हम मैगी या जंक फूड ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें हेल्दी चीज़ें भी खाना बहुत ज़रूरी है। हमें फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, हमें दूध पीना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। आ जाइए, अब हम उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अपनी इस जर्नी में मैग्नेट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। बच्चों, आप सब ने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मैग्नेट्स देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो ज्योमेट्री है जिसमें आप पेन पेंसिल रखते हैं, वो भी बेसिकली आप उसको खोलते हैं, उसके साइड में मैग्नेट लगा हुआ होता है। आपके रेफ्रिजरेटर फ्रिज के ऊपर छोटे छोटे से मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। मैग्नेट्स आर एवरीवेयर अराउंड अस। सो हम मैग्नेट्स और उनकी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर मैग्नेट्स, हाउ डू दे वर्क। एंड मैग्नेट जो है हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि अगर हम किसी एक, मान लीजिए एक मैग्नेट के अलग अलग पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और अगर हम एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो कुछ कंडीशन में वो क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, कुछ कंडीशन में एक दूसरे को रिपेल करती हैं। वो सब हम जितने भी मैग्नेट्स हैं जिन्हें जुड़े फिनोमिनन्स है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ओके, अब मानिए आपने किसी को कहा कि आपको रिबन चाहिए सर में बांधने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आपका कोई गिफ्ट पैक करने के लिए आपको रिबन चाहिए। कितना चाहिए? लेट्स से आपको इतना बड़ा रिबन चाहिए। अब आप उस इंसान को कैसे समझाएंगे कि आपको एग्जैक्टली इतना ही बड़ा रिबन चाहिए? मुझे इतना बड़ा रिबन चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ? अपना हैंड स्पैन का यूज़ करती हूँ, अपनी हथेली का यूज़ करती हूँ। सो हियर 1 2 3 4। तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे
4 अंगुला रिबन चाहिए अपने गिफ्ट को पैक करने के लिए, लेकिन मैं जिससे कह रही हूँ कि लेकर के आओ प्लीज़ मेरे लिए, हो सकता है उनका जो हाथ का हैंड स्पैन हो वो डिफरेंट हो और उनके लिए 4 इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाए, इतना हो जाए, क्योंकि उनका हैंड स्पैन मेरे हैंड स्पैन से बड़ा है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, कम्युनिकेशन में दिक्कत होने लगेगी। मैंने तो 4 उंगला कहा और वो भी 4 उंगला ही रिबन लेकर के आए, लेकिन मुझे इतने बड़े की जगह इतना बड़ा रिबन मिला। तो उन चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने स्केल देखा होगा, तो स्केल इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। स्केल में टिपिकली 15 सेंटीमीटर्स होते हैं या फिर 1 मीटर, जैसे मैंने कहा रिबन। तो अगर मैं उस इंसान को कहूँ कि 4 अंगुला रिबन लेके आने की जगह 1 मीटर रिबन लेकर के आना, तो वो इंसान इतना ही रिबन लेके आएगा, ना कम ना ज़्यादा। तो इससे क्या होता है बच्चों कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होगा। आई विल बी श्योर कि मैं जो कह रही हूँ लाने के लिए वो इंसान वही चीज़ लेकर के आएगा। तो दैट्स व्हाई द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लेंथ की अलग अलग इकाई क्या है, क्या अलग अलग यूनिट्स हैं। मोशन हम किसको कहते हैं, गति क्या होती है, उसके लिए हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट्स की। कि मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 5 बजे तुम यहाँ से 1 मीटर दूर मिलना, और अब मैंने कोई दिशा निर्धारित नहीं की है टूवर्ड्स नॉर्थ और साउथ और व्हाट, तो जब तक मैं कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करूँगी, मोशन इज़ नॉट गोना मेक मच सेंस। सो हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि हम लेंथ किक को मेजर किस तरीके से करते हैं, मोशन क्या होता है, डायरेक्शंस क्या होते हैं और रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे अपनी इस जर्नी में मटीरियल्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी मटीरियल हैं, मतलब कोई भी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, द लाइट, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, एवरीथिंग। चीज़ें क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, ओपेक होती हैं, ट्रांसलूसेंट होती हैं, हम उनको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। यहाँ देखिए, तो हमें ये तो सबने यूज़ किया होगा, दिस इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम अपना तापमान मापने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका एक तापमान मापने के लिए एक डिवाइस होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट शो किया हुआ है। आप सब लोग जाइएगा और आज तो एक्सपेरिमेंट करके ही देखिएगा पक्का। आप 3 बीकर ले लीजिए, एक बीकर में थोड़ा गर्म पानी, एकदम उबलता हुआ नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी जैसे गीज़र का पानी होता है वो रखिएगा, और एक बीकर में आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ठंडा पानी ले लीजिएगा, मतलब जिसमें बर्फ़ डाली हुई हो ऐसा पानी, और उन दोनों के बीच में एक नॉर्मल वाटर रख लीजिए जो रूम टेम्परेचर पे हो। कोई भी टैप वाटर आप ले सकते हो, वो रख लीजिए। अब आप एक हाथ को गर्म पानी में डिप कीजिए और एक हाथ को ठंडे पानी में, दोनों को साथ में डिप कीजिए, और फिर थोड़ी देर बाद दोनों हाथों को 1 मिनट के बाद बाहर निकाल लीजिए, नॉर्मल पानी में डिप कीजिए। यहाँ पे यही दिखा रखा है। सो द बीकर A इज ऑफ हॉट वाटर, बीकर C इज ऑफ कोल्ड वाटर एंड बीकर B इज ऑफ नॉर्मल वाटर। अब आप जब अपने दोनों हाथों को नॉर्मल वाटर बीकर B में डाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो राइट हैंड है, इसमें तो आपको क्या होगा, यू विल फील कोल्ड, इसमें आपको ठंडा लगेगा, क्योंकि आपने अभी अभी उसको गर्म पानी में से निकाल कर डाला है नॉर्मल पानी में। और ये जो आपका लेफ्ट हैंड होगा, इसमें यू विल फील हॉट, क्योंकि आपने ये ठंडे पानी में से निकाल कर डाला है नॉर्मल पानी में, इसीलिए आपको इसमें गर्म फील होगा। अब आप बताइए, आपके दोनों हाथ आपको अलग अलग सेंसेशन दे रहे हैं। एक आपको बता रहा है कि पानी ठंडा लग रहा है और एक आपको बता रहा है कि पानी जो है वो गर्म लग रहा है। तो आप कैसे बताएंगे कि पानी का तापमान असल में क्या है, ठंडा है या गर्म है? उसी के लिए हमें ज़रूरत होती है एक मेजरिंग डिवाइस की, थर्मोमीटर्स की।
तो हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। तो ये तो बच्चों आपने अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में ही देखा होगा कि हम पानी को कभी बर्फ़ जमा देते हैं, कभी उबाल कर भाप बना देते हैं, और पानी लिक्विड स्टेट में तो रहता ही है। तो वाटर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और हम कुछ फैक्टर्स को चेंज करके उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, बेसिकली तापमान को गिरा देते हैं, वो बहुत ठंडा हो जाता है, तो हम वाटर को लिक्विड से किस में ले आते हैं, सॉलिड स्टेट में ले आते हैं, आइस बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो आप अपनी जो वाटर है उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर देते हैं। उसी तरीके से अगर आप पानी को उबालेंगे तो आप उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट में ले आएंगे या वेपर बना देंगे, वेपर। तो ये आपका कैसे होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से होता है, इंक्रीज करने से होता है। तो हम बच्चों देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं एक ही एलिमेंट की, और हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जा सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करके। टेम्परेचर को हम चेंज करके उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जा सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी फैक्टर्स पढ़ेंगे, क्या हम और कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे हम उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जा सकें। हो सकता है बच्चों अगर हम प्रेशर चेंज करें तब भी ये पॉसिबल है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड दिस इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। उसके बाद हम आ जाएंगे बच्चों चैप्टर 9 पे, जिसमें है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। हर अलग अलग रोज़मर्रा की लाइफ में हमें चीज़ों को अलग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाई, चाय को आप छलनी में चाय पत्ती को छानते हैं और फिर चाय को कप में निकाल कर आप पीते हैं। तो इट इज़ a way to separate things. This is also a method of separation. इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए ये है आपका ग्लास, एक ग्लास में आपने पानी लिया है और उसमें एक पेपर क्लिप गिर गया है। इस तरीके से पेपर क्लिप जो कि आयरन का बना हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब आप इसको बाहर निकालना चाहते हैं, वो भी बिना हाथ डाले। तो अगर आप एक मैग्नेट को यहाँ पर ले आए, एक बार मैग्नेट को यहाँ पर ले आए, तो क्या करेंगे, बिना हाथ डाले आप इसको ऊपर निकाल कर बाहर गिरा सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन। तो जितने भी मेथड्स ऑफ सेपरेशन है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे लिविंग क्रिएचर्स एंड एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि मैंने इस चैप्टर के शुरू में कहा था कि हम प्लांट्स को लिविंग या डेड में कैटेगराइज कैसे करेंगे, क्या वो जिंदा है या मर चुके हैं। तो जीवित चीज़ों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम कैसे बताएंगे कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं जिंदा हैं या दे आर लिविंग और डेड। जो बैक्टीरियाज हैं, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो लिविंग है डेड है, वो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे नेचर्स ट्रेजर पे। तो हमारी जो मदर नेचर है उसने हमें बहुत सारे खजाने दिए हैं, जैसे कि हमारे पास सनलाइट है, हमारे पास विंड है, हमारे पास वाटर है, हम पानी पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी मदर नेचर के दिए हुए गिफ्ट्स हैं और हमें इन्हें हार्नेस करना चाहिए, इन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और इनके बिना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव, हम इनके बिना नहीं जी सकते हैं। तो हम नेचर के अलग अलग ट्रेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी हवा है, हवा में ऑक्सीजन होता है जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेजर्स ऑफ नेचर। उसके अलावा बच्चों हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके ये जो कार में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल होता है, इंजन डीजल होता है, ट्रक्स में जो उनको चलाने के लिए लगता है, दीज आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल होता है, कोयला होता है, उसे जलाकर हमें आग मिलती है, हम भाप बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो उनमें से कुछ कुछ रिसोर्सेज हैं बच्चों, जैसे पेट्रोल है और ये सब है,
ये अगर हम जल्दी जल्दी जलाकर ख़त्म कर देंगे तो इनको बनने के लिए बहुत बहुत मिलियन सालों का वक्त चाहिए होता है। तो अगर हम इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे तो ये रिसोर्सेज हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व द ट्रेजर ऑफ नेचर एंड टू अप्रिशिएट कि नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद क्यों हमारे क्वेश्चन सिर्फ आसपास की चीज़ों तक रहें, हम चांद तारों तक भी जा सकते हैं, हम उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वी विल एक्सप्लोर बियॉन्ड अर्थ। यहाँ पर देखिए, वी विल एक्सप्लोर बियॉन्ड अर्थ कि अर्थ के बाहर, जैसे कि आपने देखा होगा कि वीनस है, मरकरी है, मार्स है, मंगल ग्रह है हमारा, Saturn है. Saturn is one of the most beautiful planet in the night sky if you will observe it with a telescope. तो हमारे अलग अलग planets हैं बच्चों, अर्थ के अलावा भी सोलर सिस्टम में, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारे स्टार्स हैं और हमारे कॉन्स्टेलेशन होते हैं जो कि स्टार्स के ग्रुप होते हैं, वो सब क्या होते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन सब की स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो आपकी जर्नी है साइंस की, वो आपको बहुत अच्छी लगे और आप उसको एंजॉय करें। तो हम मिलेंगे बच्चों कल, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड बी रेडी टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। बाय बाय।